Hello dear students, this is Nilesh sir. I welcome you all in this session. Dear children, in our last session we studied the concept of liberalism. We also talked about the age of revolution. बच्चों आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रोमांटिसिज्म का कंसेप्ट. क्या होता है रोमांटिसिज्म? सो वी आर टोल्ड दैट इट वाज ए कल्चरल मूवमेंट. रोमांटिसिज्म एक कल्चरल मूवमेंट था क्योंकि नेशनलिज्म ये जो आइडिया है इट डिड नॉट कम अबाउट ओनली थ्रू वॉर्स एंड टेरिटोरियल एक्सपांशन. मतलब नेशनलिज्म की जो आइडिया है उसको क्रिएट करने में कल्चर प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल. कल्चर का भी एक इंपॉर्टेंट रोल था टू क्रिएट आइडिया ऑफ द नेशन. आपको पता है कि यूरोप में उस समय जो पॉपुलेशन थी उनमें से बहुत सारे लोग तो इलिटरेट थे. मतलब उनको ये जो एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है नेशन की ये तो समझ में नहीं आती थी. तो नेशनलिज्म की फीलिंग को क्रिएट करने के लिए, उसको फॉस्टर करने के लिए, उसको मजबूत करने के लिए आर्टिस्ट, उस वक्त के उस समय के जो आर्टिस्ट थे उन्होंने कल्चर का सहारा लिया. कल्चर को वो मानते थे सोल ऑफ नेशन. इसमें आर्ट, पोएट्री, स्टोरीज एंड म्यूजिक की मदद से उन्होंने नेशनलिस्टिक फीलिंग्स को क्रिएट किया, उनको शेप किया. ये जो कल्चरल मूवमेंट थी इनका पर्पस था टू क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव हिस्ट्री एंड हेरिटेज. लोगों को अपने कॉमन पास्ट के बारे में बताना और that could become the basis of a modern nation. रोमांटिसिज्म की कंसेप्ट में कल्चर को इंपॉर्टेंट माना गया है. आर्ट का यूज किया गया है, म्यूजिक और स्टोरीज का यूज किया गया है ताकि लोग नेशन को समझ सके, अपने कॉमन पास्ट को समझ सके. रोमांटिक स्पिरिट के बारे में बात करते हैं. रोमांटिक आर्टिस्ट और पोएट्स जो थे दे क्रिटिसाइज्ड ग्लोरिफिकेशन ऑफ रीजन, जिसका मतलब होता है रैशनलिज्म, एंड साइंस. मतलब सिर्फ साइंस और रीजन को ग्लोरीफाई करके आप नेशन क्रिएट नहीं कर सकते. इसके लिए हमें इमोशंस पे फोकस करना पड़ेगा. इंट्यूशन जो हमारी अंदर की आवाज, इंट्यूशन जो हमारी समझ होती है, मिस्टिकल फीलिंग्स, इन चीजों को भी हमें इंपॉर्टेंस देना होगा. उनका एफर्ट था कि हम एक सेंस ऑफ शेयर्ड कलेक्टिव हेरिटेज क्रिएट करें जिसमें लोग आइडेंटिफाई कर सके कि हाँ ये हमारी विरासत है, ये हमारी धरोहर है, ये हमारा कलेक्टिव हेरिटेज है. और इसके लिए उन्होंने कॉमन कल्चरल पास्ट को एज अ बेसिस ऑफ नेशन माना. बच्चों इसमें कुछ लोगों की भूमिका इंपॉर्टेंट थी जिसमें थे जोहान गॉटफ्राइड हर्डर. हर्डर क्लेम्ड कि जर्मन कल्चर को हम जो कॉमन लोग हैं, जर्मनी के जो कॉमन लोग हैं जिनको उन्होंने कहा दास वोल्क, ये जर्मन टर्म है. जर्मन भाषा में दास वोल्क का मतलब होता है कॉमन पीपल, राइट. तो हमें अगर जर्मन कल्चर को डिस्कवर करना है तो हमें कहां पे मिलेगा वो कल्चर? अमंग द कॉमन पीपल, राइट. सो उनका मानना था कि फोक सॉन्ग्स के थ्रू, फोक पोएट्री के थ्रू, फोक डांसेस के थ्रू ट्रू स्पिरिट ऑफ नेशन, जिसको उन्होंने जर्मन में कहा वोक गेस्ट, राइट, इसको पॉपुलराइज किया जा सकता है. सो उनके लिए मतलब हर्डर के लिए collecting and recording these forms of folk culture was essential to the project of nation building. कि अगर हमें जर्मन नेशन को बनाना है तो सिर्फ लड़ाई करके, वॉर करके नेशन नहीं बन सकता. इसके लिए हमें चाहिए कि हम कल्चर का यूज करें. जो कॉमन लोग हैं, कॉमन पीपल, उनके कल्चर का यूज करें, उनमें जाए, उनकी स्टोरीज, उनकी पोएम्स, उनके डांसेस, इनको पॉपुलराइज किया जाए और उसके थ्रू हम नेशन बिल्डिंग आसानी से कर सकते हैं. इसलिए जोहान गॉटफ्राइड हर्डर का रोल इंपॉर्टेंट है. अब यहाँ पे हम समझेंगे कि नेशन बिल्डिंग की इस कल्चरल प्रोसेस में लैंग्वेज का क्या रोल था और फोकलोर मतलब स्टोरीज ऑफ कॉमन पीपल, इनका क्या रोल था.
राइट। तो लैंग्वेज का यूज इन्होंने किया टू रिकवर द नेशनल स्पिरिट। यहां पे जो लोग थे इलिटरेट थे और लैंग्वेज का यूज करके इन्हें सबसे कॉमन लोग जो है उन तक पहुंचना था, राइट। और यहाँ पे उनका जो नेशनलिस्ट मैसेज है, मॉडर्न नेशनलिस्ट मैसेज, ये लोगों तक पहुंचाना था। जो लोग इलिटरेट थे उन तक ये मैसेज पहुंचाना था कि हमें एक मॉडर्न नेशन क्रिएट करना है, उन्हें नेशनल स्पिरिट को रिकवर करना था लैंग्वेज और फोकलोर का यूज करके। यहाँ पे पोलैंड का एग्जाम्पल स्टडी करना इंपॉर्टेंट है। ये केस स्टडी है बिकॉज पोलैंड जो था उसे रशिया, प्रशिया और ऑस्ट्रिया, ये जो तीन बिग पावर थी यूरोप की, इन्होंने पार्टीशन किया था। पोलैंड को उन्होंने हराया था और उन्होंने पोलैंड को बांट लिया था, रशिया, प्रशिया और ऑस्ट्रेलिया ने। सो जो पोलिश पीपल, पोलैंड के जो लोग थे, उन्होंने अपनी आइडेंटिटी को कल्चर का यूज करके प्रोटेक्ट किया, राइट। उन्होंने, जबकि रशिया, प्रशिया, ऑस्ट्रिया ने उनको पार्टीशन किया था, फिर भी उनका कल्चर जो था वो एक ही था। यहाँ पे करोल कृपिंस्की नाम के एक आर्टिस्ट का नाम लेना जरूरी है। उन्होंने ओपेराज एंड म्यूजिक के थ्रू नेशनल स्ट्रगल को जिंदा रखा। ओपेरा एक म्यूजिकल परफॉर्मेंस होता है, एक म्यूजिकल प्ले होता है। तो करोल कृपिंस्की ने ओपेरास के थ्रू, म्यूजिक के थ्रू नेशनल स्ट्रगल को शुरू रखा, उसको बढ़ाया। उन्होंने, पोलैंड के लोगों ने फोक डांसेस जैसे कि माजुका एंड पोलोनाइज, ये फोक डांसेस के नाम आपको याद रखने हैं, इनको एज अ सिंबल यूज किया ऑफ नेशनल स्ट्रगल, हमारे राष्ट्रीय संघर्ष का सिंबल उन्होंने फोक डांसेस को बनाया, क्योंकि ये उनकी आइडेंटिटी थी, ये उनकी पहचान थी, जिसको उन्होंने जिंदा रखा थ्रू आर्ट, थ्रू म्यूजिक। जबकि पोलैंड को रशिया, प्रशिया, ऑस्ट्रिया ने पार्टीशन किया था, उनका कोई अस्तित्व नहीं था, पर फिर भी वहां के लोगों ने यूजिंग आर्ट, यूजिंग म्यूजिक, यूजिंग फोक डांसेस, उन्होंने अपने कल्चर को जिंदा रखा और अपनी नेशनल आइडेंटिटी को भी जिंदा रखा। अब यहाँ पे देखते हैं कि उन्होंने स्ट्रगल कैसे किया, रशियन डोमिनेंस को उन्होंने कैसे फाइट किया, बाय यूजिंग लैंग्वेज एज अ वेपन। लैंग्वेज का, भाषा का यूज एज अ वेपन उन्होंने किया। जबकि रशिया ने उनके ऊपर डोमिनेशन स्टैब्लिश किया था, पर फिर भी उन्होंने लैंग्वेज का यूज करके स्ट्रगल को जिंदा रखा और स्ट्रगल किया। So language played an important role in developing nationalist sentiments here in Poland. रशिया के ऑक्यूपेशन के बाद पोलिश लैंग्वेज was forced out of schools and Russian language was imposed everywhere. देखो, किसी भी देश पे अगर आपको सत्ता एस्टैब्लिश करनी है, डोमिनेट करना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट उनके फ्रीडम की जो की है, उनके स्वतंत्रता की, उनकी आजादी की जो चाबी है, वो होती है उनकी लैंग्वेज। और लैंग्वेज के थ्रू ही रशिया ने पोलैंड पे डोमिनेशन एस्टैब्लिश करना चाहा और इसलिए उन्होंने स्कूल्स में पोलिश लैंग्वेज को बंदी किया, उसको बैन किया और रशियन लैंग्वेज को इंपोज किया, उसको जबरदस्ती लागू किया। बट आपको पता है, यहाँ पे उन्होंने, पोलैंड के लोगों ने लैंग्वेज का यूज किया एज अ वेपन। इन 1831 आर्म्ड रिबेलियन took place, but it was crushed. इस आर्म्ड रिबेलियन को रशिया ने क्रश किया, बट उसके बाद जो मेंबर्स ऑफ क्लर्जी थे, मतलब चर्च में काम करने वाले क्लर्जी के जो मेंबर्स हैं, वो दे बिगेन टू यूज लैंग्वेज एज अ वेपन ऑफ नेशनल रेजिस्टेंस। उन्होंने लैंग्वेज का इस्तेमाल एज अ वेपन ऑफ नेशनल रेजिस्टेंस किया। पोलिश उनकी भाषा, दैट वाज फोर्स्ड आउट ऑफ स्कूल्स, उन्होंने जबरदस्ती उसको चर्च गैदरिंग्स में यूज करना शुरू किया, जबकि ऐसा करने के लिए उन्हें पनिशमेंट मिला। रिलीजियस गैदरिंग्स में उन्होंने पोलिश लैंग्वेज यूज करना शुरू किया, जबकि ऐसा करने के लिए उनको सीवियर पनिशमेंट दिया गया। उन्हें साइबेरिया के प्रिजन्स में डाला गया।
So many priests and bishops were jailed. They were exiled. उन्हें देश से निकाला गया. To Siberia. साइबेरिया में वहां पे बहुत ही कोल्ड रीजन है, वहां पे जेल्स में उन्हें बंद कर दिया गया. बिकॉज दे रिफ्यूज टू प्रीच इन रशियन लैंग्वेज. कि उन्होंने संडे गैदरिंग्स में, चर्च की प्रीचिंग में रशियन लैंग्वेज यूज करना रिजेक्ट किया. उन्होंने पोलिश लैंग्वेज यूज किया, क्योंकि पोलिश का यूज करना उनके लिए एक रेजिस्टेंस था, उनके लिए एक स्ट्रगल था अगेंस्ट डोमिनेशन ऑफ रशिया, राइट. और उन्होंने पोलिश स्पिरिट को कंटिन्यू रखा, परसिस्ट किया. तो बच्चों, दिस इज हाउ रोमांटिसिज्म, ये एक जो कल्चरल मूवमेंट था, इसका यूज करके ये जो लोग थे यूरोप में, उन्होंने नेशनलिस्ट सेंटिमेंट को क्रिएट किया. आर्ट, म्यूजिक, पोएट्री, फोक सॉन्ग्स, फोकलोर, इनका यूज करके उन्होंने एक नेशन का इमेज क्रिएट किया. एक नेशन का आइडिया जो है वो कॉमन लोगों तक, जो अनपढ़ थे, इलिटरेट थे, उन तक पहुंचाया. तो बच्चों, आज के इस सेशन में हमने रोमांटिसिज्म की बात की. अगले सेशन में हम बात करेंगे यूरोप में जो इकोनॉमिक क्राइसिस आया उसकी बात करेंगे. हंगर एंड रिवोल्ट, इसकी बात करेंगे. आज के लिए इतना ही. थैंक यू.